जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है, जिसका पहला लेसन है आपको यानी कि राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ या राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि इस अध्याय से जो भी निकलने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी इस चैप्टर का जो है आपको 2 क्लास हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहाँ पॉलिटिकल साइंस 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की क्या हुई कि आपको रचना हुई। यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो आप बताएंगे। देखिए कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है वो आपको किस राज्य की क्या है कि आपको रचना हुई। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दे रहा है वो आपको क्या जानते हैं, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है इसी का गठन जो है भाषाई आधार पर सबसे पहले 1953 में हुआ था। लेकिन इसी में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो देखिए, तो ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसका साथियों जो पुनर्गठन हुआ था यह आपको 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ, तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है आपको मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का दिल जो है वह आपको किस राज्य को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे जानते हैं? मध्य प्रदेश को। उसके बाद है आपको उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का यह सबसे बड़ा क्या है कि आपको राज्य है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या में जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वह आपको कौन है। तो वो आपको उत्तर प्रदेश है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत में वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको उत्तर प्रदेश। और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 1987 में। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है भारत का, ठीक है ना, वो आपको कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो भारत का राज्य है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको रहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो आप क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो आपको नई राजधानी है वो आपको अमरावती है। क्या है? अमरावती। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको भोपाल है। क्या है? भोपाल है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है साथियों वो आपको लखनऊ है। देखिए राज्य राजधानी भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। तो साथियों ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं यह आपको पूर्वोत्तर भारत का क्या है कि आपको राज्य है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं, जरा ये तो बता दीजिए। तो देखिए, तो पूर्वोत्तर भारत में साथियों आपको टोटल जो है वो आपको 8 राज्य आते हैं। वह 8 राज्य कौन कौन है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम राज्य की बात करते हैं साथियों, तो इसमें जो सबसे पहले आप याद रखेंगे किसको जानते हैं? असम को। किसको? असम, ठीक है ना। असम के बाद जो है वो आपको नागालैंड। क्या है? नागालैंड। इसको आपको याद रखना। देखिए हम क्रमबद्ध नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इन चीज़ों को याद रखना है। इसके अलावा आपको मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय के अलावा जो हो जाएगा वो आपको मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के बाद जो हो जाएगा वो आपको त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। याद रखिएगा। और त्रिपुरा के बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। देखिए ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। और मिजोरम के बाद जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपको सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में जो आपको पूर्वोत्तर भारत है उसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तब क्या कहोगे? 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है आपको असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और कौन है जानते हैं? मिजोरम। और
इसके अलावा जो है वो आपको सिक्किम। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो किस आधार पर हुआ है। तो साथियों भारत में जो राज्यों का गठन है वो आपको भाषाई आधार पर हुआ। कैसे हुआ है, भाषाई आधार पर, ठीक है ना। तो इसी में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है। तो देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर आपको पूछे जाते हैं। और आंध्र प्रदेश जो है वो आपको क्या है, तो साउथ का एक राज्य है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है इससे आ सकते हैं। देखिए और ये जो देख रहे हैं लखनऊ, इस लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है कि लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो आपको नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो आपको कहाँ है, अमरावती, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो भोपाल है ये आपको मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। और भोपाल जो है नर्मदा नदी के तट पर है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये जो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की क्या है, कि आपको राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको चाइना के साथ जो होता है वो अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है आपको मैकमोहन रेखा। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना। और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो वहीं आपका 1 नंबर प्रश्न गढ़ा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो आंध्र प्रदेश का कब हुआ था, 1953 में। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपको 1956 में। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या है, तो वो आपको ए है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और देखिए नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि हम आपकी समस्या का जो है समाधान कर सके। देखिए अगला प्रश्न जो है अभी बताएं और उसी के तहत जो है ये प्रश्न जो है आपको आगे है। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो है आपको किस आधार पर राज्यों की जो है वो आपको रचना हुई। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको जनसंख्या, ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है क्षेत्रफल, ऑप्शन सी सामरिक महत्व, ऑप्शन डी कह रहा है भाषा। तो देखिए तो यहाँ से याद रखिएगा कि भारत में राज्यों का जो गठन हुआ है वो आपको भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सामरिक महत्व के आधार पर किस राज्य की रचना हुई थी। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं सामरिक महत्व, इसके आधार पर आपको क्या हुआ था कि सबसे पहले नागालैंड का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था 1963 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर नागालैंड का जो गठन हुआ था वो किस राज्य से काटकर हुआ था, जानते हैं। तो यह आपको असम से, क्या है, असम से। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मतलब असम को काटकर क्या हुआ था कि आपको नागालैंड बनाया गया था 1963 में। और 1963 में ये जो नागालैंड है वो सामरिक महत्व के आधार पर क्या हुआ था कि आपको बना था। तो देखिए तो यहाँ पे जनसंख्या से कुछ क्वेश्चन आ गए तो इसको भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे देखिए हम जो पढ़ाते हैं ना तो मेरे पढ़ाने की शैली क्या है साथियों कि हम सारे सब्जेक्टों को जो होते हैं जो भी ऑप्शन आता है उसको हम एक साथ क्या करते हैं कि आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सही तरीका यही है आपके पढ़ाई का कि एक चीज़ आए और उससे आप चेन बांध कर क्या कीजिए, आप पढ़िए। तो देखिए तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपको उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपको कौन है, जानते हैं, सिक्किम। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो आपको सिक्किम है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों ये जो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं ना इसकी जो राजधानी है वो आपको लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। और सिक्किम की जो राजधानी है वो आपको गंगटोक है। देखिए भूगोल वाले बच्चे इसे अच्छे से याद रखेंगे और पॉलिटिकल वाले अभी अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सारे चीज़ें होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन है। तो देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है साथियों वो आपको राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको गोवा। कौन हो जाएगा, गोवा। तो ऐसे चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि आपको हाल फिलहाल के वर्ष में जो कुछ गठित राज्य है, ठीक है ना, उसके बारे में बताइए। या सीधे कहेगा कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो भारत में राज्यों की रचना हुई थी भाषा के आधार पर, तो बताइए कि प्रारंभिक कौन कौन से राज्य हैं जिसकी रचना आपको भाषा के आधार पर हुई थी। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें एक नाम आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। किसका याद रखना है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। उसके बाद आपको महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या जानते हैं, तो आपको गुजरात, क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद जो है नागालैंड। तो सामरिक महत्व के आधार पर क्या हुआ था कि आपको गठित हुआ था। तो चलिए हरियाणा, क्या है,
हरियाणा। तो इन 4 को राज्य के जो प्रारंभिक है उसको आपको याद रखना है। देखिए और इसके गठन वर्ष को भी आपको याद रखना है। तो देखिए तो इन राज्यों का गठन कब हुआ था इस पर बात करते हैं। तो देखिए तो आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था 1953 में, ठीक है ना। जैसे देखिए मद्रास जो है, मद्रास 2 भाग में बटा, तो एक आपको आंध्र प्रदेश बना, ठीक है ना, और एक जो था वो आपको तमिलनाडु बना, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है इसका गठन जो हुआ था 1960 में 1 मई को, और गुजरात का भी जो गठन हुआ था 1960 में, और हरियाणा जो है हिंदी भाषा के आधार पर यह बना था 1966 में। तो यहाँ से जो कुछ भी बताए गए हैं आप उसे अच्छे से क्या करोगे, आपको याद रखेंगे। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे शुरू वाले जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अब कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसकी रचना जो है आपको 2000 में हुई थी। तो देखिए तो 2000 में किन किन राज्यों की रचना हुई थी यह पहले समझिए। तो देखिए तो 2000 में साथियों आपको 3 राज्यों की क्या हुई थी, कि आपको रचना हुई थी, समझ जाइए। यानी कि 2000 ईस्वी में कितने राज्यों की रचना हुई थी, 3 राज्यों की। तो देखो तो एक सबसे पहले जो है वो आपको छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बाद जो जगह साथियों वह आपको उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड। और उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश, ये क्या कहते हैं कि आपको झारखंड, क्या है, झारखंड। देखिए अब यहाँ से एक बात समझिए कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट जो है हूबहू पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर, ठीक है ना, 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। और ये जो झारखंड है इसका गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे साथियों, क्या प्रश्न आएंगे जरा सा आप इसे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ बना था किस राज्य से अलग होकर बना था। तो ये आपको मध्य प्रदेश से क्या था, कि आपको अलग होकर बना था। ये जो देख रहे हैं उत्तराखंड, ये आपको उत्तर प्रदेश से क्या है कि आपको अलग होकर क्या हुआ था, कि बना था। और ये जो झारखंड देख रहे हैं ये आपको बिहार से क्या है कि आपको अलग होकर बना था। तो देखिए तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए आंध्र प्रदेश को बांटकर भारत का 29वां राज्य कौन बना था। तो देखिए तो भारत का जो साथियों 29वां राज्य है ना वह आपको तेलंगाना बना था। कौन बना था, तेलंगाना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि भारत का जो है 29वां राज्य कौन बना था, तो साथियों याद रखिएगा कि भारत का जो 29वां राज्य बना था वो आपको तेलंगाना बना था। और इस तेलंगाना का गठन जो होता है 2 जून, ठीक है ना, 2014 को। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसके बारे में पूछे जाएंगे, आप उसे याद रखिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिक्किम के बारे में। तो देखिए सिक्किम 1974 में जो है आपको सहवर्ती राज्य बना था। क्या बना था, सहवर्ती राज्य। देखिए इन चीज़ों को याद रखिएगा। और 1975 में जो है साथियों सिक्किम जो है क्या जानते हैं, तो भारत का जो है वो आपको पूर्ण राज्य बना था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिक्किम जो है भारत का जो है पूर्ण राज्य कब बना था, तो आप क्या कहोगे, तो वह आपको 1975 में। और 74 में जो है वो आपको सहवर्ती राज्य बना था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और ये जो सिक्किम बना था, ठीक है ना, यह भारत का 22वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था, 22वां राज्य। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्किम जो है भारत का जो 36वां राज्य बना था किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप क्या कहोगे, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो है वो आपको पूछे गए, क्या है, पूछे गए। तो देखिए तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है, क्या जानते हैं कि जो सिक्किम है भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था। तो आप क्या कहोगे, 1974 में, ठीक है ना, सहवर्ती राज्य। जबकि पूर्ण राज्य जो है सिक्किम का बना था, तो क्या कहेंगे 1975 में। सिक्किम जो है भारत का जो है क्या राज्य, 22वां किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो आपको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का 29वां राज्य कौन है, तो आपको तेलंगाना है। कब बना था, तो आपको 2 जून 2014 को। किसको अलग करके जानते हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह जो था बना था। तो ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे साथियों सबको आपको याद रखना है। फिर पूछेंगे कि बताइए सामरिक महत्व के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन है, तो आप क्या कहोगे कि सर वो जो है आपको नागालैंड, ठीक है ना, असम के भाग के काटकर क्या हुआ था, क्या आपको बना था। तो वही 22 नंबर आपका प्रश्न खड़ा है कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी, भाषा के आधार पर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का क्या है कि आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जो भी प्रश्न आपको एनालिसिस किए जा रहे हैं इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इसके PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जो है आप क्या करेंगे
कि चैनल में जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारे चीज़ों का जो है हस्तलिखित नोट मिलेंगे, ठीक है ना। जबकि ये जो देख रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या आपको जो है प्रिंट नोट में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसे क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और उम्मीद है कि सभी लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं, बहुत दूर के हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर हिस्ट्री का नोट जो है 2024 के लिए फाइनल बनकर तैयार है, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे उसके लिंक जो है आपको दे दिए गए हैं। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो आपको कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जरा सा इसको समझिए, सभी लोगों को दिख रहे होंगे क्या, नो डाउट। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1966, ऑप्शन बी कह रहा है 1972, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी जो है आपको 2000। तो देखिए, तो ये जो ताशकंद समझौता है ना साथियों, इस ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो आपको 1966 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो साथियों 10 जनवरी 1966 ईस्वी को क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौता हुआ था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ गया कि सर ये जो ताशकंद समझौता है, इस ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको व्यक्ति थे वो कौन थे। तो देखिए, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं भारत के, तो वह आपको लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। इन चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था वह था आपको अयूब खां। क्या था, अयूब खां। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि ये जो ताशकंद समझौता है, इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो क्या कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। और पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको अयूब खां। और ये जो ताशकंद समझौता है यह जो हुआ था कब, 10 जनवरी 1966 को। और यह ताशकंद जो है वो आपको उस समय यूएसएसआर का क्या था कि आपको हिस्सा था। किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था। और अभी जो ये ताशकंद है साथियों, याद रखिएगा, यह आपको उज्बेकिस्तान, क्या कहेंगे, उज्बेकिस्तान, उसकी यह क्या है जानते हैं कि आपको राजधानी है। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा कि सर तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसी के ताशकंद में हुआ था। और ये जो ताशकंद है अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की क्या है कि आपको राजधानी है। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और इस समझौता में क्या हुआ था कि हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि हमारे देश के जो आपको ये प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी आकस्मिक जो होती है 11 जनवरी 1966 को क्या होता है कि आपको ताशकंद में जो होती है वो आपको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और आप लोग जानते होंगे कि विदेश में, ठीक है ना, कि आपको मरने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, वो कौन थे, तो वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए ये मरे नहीं थे, ये किसी साजिश के क्या हुए थे कि आपको शिकार हुए थे। लोग कहते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ था। भाई हार्ट अटैक कैसे होता, हम जीते हुए पक्ष थे, ठीक है ना, और हम वहाँ संधि करने ही गए थे, ठीक है ना। और इस संधि के द्वारा पाकिस्तान का जो क्षेत्र था लाहौर, उसे हम लौटा भी दिए। क्या कर दिए, लौटा दिए थे। देखिए कहीं ना कहीं जो था लाल बहादुर शास्त्री जी की जो थी आपको हत्या हुई थी, क्योंककि आज तक यह जो गुत्थी है नहीं सुलझ पाई है कि इनकी हत्या हुई थी या इनकी मौत हुई थी, ठीक है ना। देखिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है 1965 के जो आपको भारत पाक युद्ध हुआ था, इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को क्या किए थे कि आपको पटखनी दिए थे। और इसी युद्ध को रोकने के लिए क्या होता है कि आपको ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है। दूसरी बात कि आपको 1965 के भारत पाक युद्ध के समय ही ये क्या करते जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है आपको एक नारा देते हैं, और वो नारा होता है क्या जानते हैं, तो आपको जय जवान। क्या होता है, जय जवान। साथियों याद रखिएगा, जय जवान जय किसान। क्या है, जय किसान। तो देखिए जय जवान और जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपको कौन दिए थे जानते हैं, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है। चलिए अब इसी में आ जाएगा क्या जानते हैं कि आपको जय जवान। क्या जाएगा, जय जवान। क्या है, जय जवान, ठीक है ना। इसी में आ जाएगा आपको जय किसान। क्या जाएगा, जय किसान। और इसी में जुड़ जाएगा आपको जय विज्ञान। क्या है, जय विज्ञान। तो यह नारा जो दिए थे वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और एक और हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ दिए थे, जिसका नाम है आपको जय अनुसंधान। क्या है, जय अनुसंधान। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए जय जवान क्या है, जय जवान, ठीक है ना। जय किसान क्या है, जय किसान, ठीक है ना।
इसके बाद जो हो जाएगा आपको जय विज्ञान, क्या हो जाएगा जय विज्ञान, क्या हो जाएगा जय विज्ञान, और आपको जय अनुसंधान, क्या है जय अनुसंधान। इसका जो नारा दिए थे वो आपको कौन दिए थे, तो देखिए भारत के महान वैज्ञानिक क्या हैं, तो वो हो जाएंगे आपको नरेंद्र मोदी जी। कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। हंसिएगा नहीं साथियों, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि जय जवान, ठीक है ना, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिए थे, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, तो यहाँ से नारे वाले प्रश्न भी आपके क्या होते हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें और भी कुछ वर्ष है, जैसे देखिए 1972, तो 1972 में क्या हुआ था कि आपको शिमला समझौता हुआ था। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, तो 1972 वाले ऑप्शन को विचार करते हैं। तो देखिए, तो 1972 में क्या हुआ था कि आपको शिमला समझौता, क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है 1998, तो 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको एक ईयर है 2002, तो 2002 में क्या हुआ था साथियों जानते हैं, आपको भारत में जो था आपको मानव विकास रिपोर्ट जो था वो आपको क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था, और इस मानव विकास रिपोर्ट को योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया था कि आपको तैयार किया गया था। तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न पूछ रहा है कि ताशकंद समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ठीक है ना। तो आपको 1966 में डेट पूछेंगे, तो आपको 10 जनवरी 1966 को और 11 जनवरी 1966 को समझौते के एक दिन बाद ही हमारे देश के जो आपको दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी क्या होती है कि आपको आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से वे विदेश में, ठीक है ना, आपको मृत्यु को प्राप्त करने वाले पहले क्या है कि आपको प्रधानमंत्री बने और अब तक के एकमात्र प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। ताशकंद समझौता क्यों हुआ था, तो 1965 के जो भारत पाक युद्ध था, इसी भारत पाक युद्ध के बाद क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौता जो है वो आपको हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे प्रधानमंत्री पद पे 1964 से क्या थे जानते हैं, 1966 तक थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, रेल दुर्घटना के कारण, किसके कारण, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले नैतिकता के आधार पर अगर पहले कोई रेल मंत्री थे तो वो कौन थे जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक थोड़ा सा हम जल ग्रहण जो है कर लेते हैं, ठीक है ना। सिमरन आ जाना तो चलिए देखिए आप लोग जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम सिमरन को बुला लेते हैं। चलिए उम्मीद है सारे लोग जो होंगे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई सिमरन आज फिर नहीं आई, ठीक है ना, आप लोग देखेंगे फिलहाल। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई सिमरन हम कोई व्यक्ति विशेष नाम नहीं लेते हैं, बस आप लोग को थोड़ा बहुत हंसाने के लिए जो है इस नाम का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों कह रहा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको प्रधानमंत्री थे वो कौन थे जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि जो शिमला समझौता है वो आपको कब हुआ था। तो जरा सा शिमला समझौता के बारे में कुछ बातें जो है वो आप जान लीजिए। तो देखो साथियों शिमला समझौता जो होता है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद होता है। क्या होता है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद होता है। तो यह शिमला समझौता डेट के साथ याद रखिएगा 3 जुलाई, क्या है 3 जुलाई 1972 को हुआ था। और इस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और उधर जो थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति उनका नाम था आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है ना। तो जुल्फ़िकार अली क्या कहेंगे जानते हैं, भुट्टो, क्या कहेंगे, भुट्टो। और आपको क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी के बीच में आपको शिमला समझौता जो है वो आपको 1972 में जो था आपको हुआ था 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी, एक बात आएगी कि ये जो इंदिरा गांधी है, क्या है, इंदिरा गांधी है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसला लेने के लिए जानी जाती थी, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो इंदिरा को हम लोग आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन लेडी, क्या कहते हैं, आयरन लेडी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप क्या कहोगे, इंदिरा गांधी को। देखिए तो इसमें और भी प्रधानमंत्री हैं जो किन किन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो आपको पंचशील समझौते पर क्या कहेंगे, जो ये
पंचशील, ठीक है ना, कि आपको समझौते, इस पंचशील समझौते पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर ये पंचशील समझौता कब हुआ था। तो देखिए साथियों, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में, कितना में 1954 में, इसको याद रखिएगा। इस पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपको ताशकंद समझौता पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो क्या कहिएगा, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ से एक चीज़ जान लीजिए कि पंचशील समझौता जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं पंचशील, क्या है, पंचशील समझौता, यह तिब्बत को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था, तिब्बत को लेकर, ठीक है ना। तो ये जो पंचशील समझौता है ये आपको 29 अप्रैल, क्या है, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। देखिए याद रखिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डेट के साथ, तो आप कहोगे 29 अप्रैल 1900 कितना को जानते हैं, 54 को। तो इस पंचशील समझौता पे साथियों हस्ताक्षर कौन किए थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था आपको चाउ एन लाई। क्या नाम था उनका, चाउ एन लाई। तो देखिए, तो याद रखिएगा, एक तरफ जो थे आपको पंडित नेहरू, कौन थे, पंडित नेहरू, याद रखिएगा। और एक तरफ जो थे आपको चीनी प्रधानमंत्री, उसका नाम था चाउ एन लाई। क्या नाम था उसका, चाउ एन लाई। देखिए चाइनीज नाम है, थोड़ा तो लाई पाई रहबे करेगा। तो देखिए, तो ये जो पंचशील समझौता देख रहे हैं ये कब हुआ था, तो आपको 29 अप्रैल 1954 को। और इस पंचशील समझौता में क्या था कि आपको यानी कि 5 बातें जो थी आपको रखी गई थी। क्या रखी गई थी, 5 बातें। इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो समझौता था किसके बीच हुआ था, तो क्या कहेंगे, तो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। और प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये आपको कहाँ गए थे जानते हैं, इस समझौता को करने के लिए आपको चाइना गए थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1964 से 1966, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1947 से 1900 कितना जानते हैं, तो आपको 64। और इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल था 1966 से 1900 कितना जानते हैं, तो आपको 77। क्या है, 1966 से कहेंगे 1900 कितना जानते हैं, पहले टर्म का जो था 1977 तक। क्या है, 1977 तक। दूसरा टर्म इनका शुरू होता है 1980 से 1984 तक, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए, और इसमें जितने भी प्रधानमंत्री का नाम दिया गया, देखिए कितना अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसमें जितने भी प्रधानमंत्री का नाम दिया गया ना, सभी प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर रहते हुए क्या है कि आपको मरे थे। जैसे देखिए, आपको लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में ये पद पर रहते हुए मरे थे। इंदिरा गांधी की हत्या जो होती है 31 अक्टूबर 1984 को कर दी जाती है। तो पद पर रहते हुए इन लोगों की क्या हुई थी कि आपको हत्या, इन लोगों के कहते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कौन कौन है, तो हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और आपको इंदिरा गांधी। तो उम्मीद है साथियों कि सारे चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हो क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु कब होती है, तो याद रखिएगा 27 मई 1964 को, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद आपको 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो होती है वो आपको मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है आपको 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की जो होती है दिल्ली में आपको हत्या कर दी जाती है उनके अंगरक्षकों के द्वारा ही। तो देखिए, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसमें जो भी डेट है आप उसे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा डेट पूछा जाता है इंदिरा गांधी से, और साथ साथ आपको क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और कभी कभी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी पूछ दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले जो आपको पहले प्रधानमंत्री थे, पहले रेल मंत्री, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। और पहले प्रधानमंत्री ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी हुए जिनकी मृत्यु आपको विदेश में हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, वहीं 24 नंबर आपका प्रश्न करा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो आप क्या कहोगे, तो इंदिरा गांधी ने। कब किए थे, तो आपको 1972 में। देखिए यहाँ पर दिया गया होगा 3 जुलाई 1972 को यह समझौता जो था वो आपको हुआ था। तो देखिए, तो इसमें जितने भी चीज़ आपको बताए जा रहे हैं, जो भी चीज़ साथियों आपको अच्छे लगे आप उसे क्या करोगे कि अपने
जो नोटबुक है उसमें आप इसे क्या करोगे, लिखोगे, ताकि एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाए तो उसमें से एक भी प्रश्न आपका न छूटे, और जब आप एग्जाम देकर आओ तो वहाँ पे क्या हो कि आप जो है हैप्पी मूड में रहे। चलिए साथियों देखिए, इसके लिए लेकिन मेहनत करना होगा, ठीक है ना। कामयाबी यूं ही किसी को नहीं मिलती। देखिए अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है ना तो उसके पीछे कई रातों की क्या होती है कि आपको मेहनत होती है। यूं ही कोई व्यक्ति जो होता है भाई साहब, वो आपको इतने आगे लाइफ में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जो होती है मेहनत होती है, और बहुत सारे लोगों का जो होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि आपको सपोर्ट भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे देखो साथियों, इस पैनल को लेने में ही हम क्या किए थे कि आपको 3 साल से सपने देख रहे थे, 2020 से ही सपना देख रहे थे, और यह सपना जो हमारी पूरी हुई, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोगों का क्या है कि आपको योगदान है, जिनकी वजह से मैं आज इस सपने को पूरा कर पाया और आप लोगों के बीच हूँ, ठीक है ना। जो भी लोग मुझे सहयोग किए हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे लोगों को मैं भाई साहब हाथ जोड़ के नमन करता हूं, ठीक है ना, कि आप यूं ही मेरे लाइफ में हमेशा मेरे साथ बने रहें, और जितना सहयोग हो सके मैं भी आपका सहयोग करूंगा। चलिए तो देखिए साथियों, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कभी कभी यार हम भावुक हो जाते हैं ऐसे लोगों के नाम लेकर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, समझिए इसको। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए बाबू तो उसका आंसर हो जाएगा कौन, जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संविधान सभा से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको संचालन समिति के अध्यक्ष, देखिए क्या पूछा जाएगा, संचालन समिति के जो आपको अध्यक्ष पूछे जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से फिर पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा, संविधान सभा के क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, क्या है, अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर यहाँ से पूछा जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से प्रश्न आती है कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो आपको कब चुना गया था, याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो आपको 11 दिसंबर 1946 को जो था संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या किया गया था कि आपको चुना गया था। 3 चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो देखिए, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो आपको प्रारूप समिति, क्या है, प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं साथियों मसौदा समिति, क्या कहते हैं, मसौदा समिति, ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको प्रारूपण समिति, क्या कहते हैं, प्रारूपण, क्या है, प्रारूपण समिति, क्या है, समिति, या इसी को बोला जाता है अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को कहा जाता है आपको पांडुलेखन समिति, क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति। देखिए कितने नाम है इसके, ठीक है ना, पांडुलेखन समिति, इसी को अंग्रेजी में कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति का जो साथियों गठन होता है वो आपको कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को। देखिए सब कुछ को आपको याद रखना है, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्यों जानते हैं, तो आपको संविधान के जो प्रारूप था उस प्रारूप पर क्या करने के लिए जानते हैं, तो आपको विचार विमर्श करने के लिए, क्या करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको बाबा साहब को बनाए गए थे, ठीक है ना, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। इन चीज़ों को याद रखना है। प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, तो वो आपको 7 थी, क्या थी, 7 थी, अध्यक्ष को लेकर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब संविधान बनाने के लिए जो बड़ी जो प्रमुख समितियाँ बनाई गई थी उसमें जो सबसे प्रमुख समिति थी वो आपको प्रारूप समिति थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर साहब है स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बनते हैं कि आपको विधि मंत्री बनते हैं, क्या बनते हैं, विधि मंत्री। और जीवन के अंतिम दिनों में ये बौद्ध धर्म को क्या करते हैं कि आपको अपना लेते हैं, और इनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में होती थी। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति थे, क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन चीज़ों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते थे। देखिए, तो संविधान सभा से जुड़ा हुआ जो कुछ बात है उसे जान लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टॉपिक दे देते हैं, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले कि भारत में जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो आपको किस योजना के आधार पर, तो साथियों वो आपको कैबिनेट मिशन, क्या कहेंगे,
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। फिर यहाँ से एक बात आती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह कब हुई थी? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है वो आपको प्रथम क्या हुई थी कि आपको बैठक हुई थी। उसके बाद इसका अंतिम बैठक जो कि आपको 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संविधान सभा का जो प्रतीक था वो आपको क्या था? तो देखिए संविधान सभा का जो प्रतीक था वो आपको हाथी था। क्या था? हाथी था। तो देखिए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसे जान लीजिएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक में साथियों दूसरे 10 सदस्य जो थे वो आपको उपस्थित हुए थे, इस बात को याद रखिएगा। जबकि अंतिम बैठक में 284 सदस्य जो थे वो आपको उपस्थित हुए थे। संविधान सभा के जो आपको प्रथम बैठक हुई थी उस प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किए थे ना वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन कहते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो साथियों इन चीज़ों को भी आप याद रखोगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है उस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए आपका डायरेक्ट प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें अजातशत्रु देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश के पहले क्या है कि आपको राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति कब बने गए थे, मतलब कब चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा, जानते हैं? तो आपको 24 जनवरी 1950 को। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आई हो समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट हमें करोगे, ठीक है ना। वहाँ से क्या है कि हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि सभी लोगों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है आपको संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे? देखिए इसी में इसका आंसर जो है, कई सारे आंसर जो है आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले दिए गए हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। पहले कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस INC क्या है? INC याद रखिएगा क्या है? INC, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे, मतलब फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए WC बनर्जी, ठीक है ना। देखिए W पढ़िएगा, ये W लिख दिया है, W होता है, ठीक है ना। WC बनर्जी, महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो देखिए कांग्रेस के जो फाउंडर थे ना वो आपको एओ ह्यूम थे, ठीक है ना। तो साथियों एओ ह्यूम का मतलब क्या होगा जानते हैं? तो आपको एलेन क्या हो जाएगा? एलेन, ठीक है ना। ऑक्ट्रो क्या है? एलेन ऑक्ट्रो वियन क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको ह्यूम या आपको क्या थे जानते हैं? तो आपको कांग्रेस के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। उसके बाद है WC बनर्जी, याद रखिएगा ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या है? अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1885 में जो कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन होता है उसी बम्बई अधिवेशन में। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर कांग्रेस का गठन कब होता है? तो देखिए जो कांग्रेस है इसका भी जो गठन हुआ था ना वो आपको 1885 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? WC बनर्जी। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 में क्या होते हैं कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ से इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी एनी बेसेंट। तो ये कांग्रेस के प्रथम महिला क्या थी कि आपको अध्यक्ष थी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की वो कौन थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या आप जान लीजिए, ठीक है ना। मतलब INC अध्यक्ष संबंधित जो आपको क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए INC के अध्यक्ष से संबंधित जो प्रश्न है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है वो क्या क्या पूछा जाएगा समझिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। क्या पूछा जाएगा? प्रथम अध्यक्ष। याद रखिएगा क्या है? प्रथम अध्यक्ष। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम जो है आपको पार्षी अध्यक्ष। क्या है? प्रथम पार्षी अध्यक्ष जो है वो आपको कौन बने थे? यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है? पूछे जा सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या है? प्रथम मुस्लिम क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको अध्यक्ष। ये भी प्रश्न आपसे कांग्रेस से संबंधित पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चौथा आपसे यह पूछा जा सकता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्या है?
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। आइए अब हम इसका क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष क्या है? अंग्रेज अध्यक्ष। तो चलिए साथियों जरा सा इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो ये 4 क्वेश्चन जिसको आप याद रखिएगा, और भी महिला से संबंधित क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे, ठीक है ना। देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इतना पढ़ लेंगे कि एक भी चीज़ जो है हमारे एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम जो है आपको अध्यक्ष यह पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना वो आपको व्योमेश क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हीं को हम लोग कहते हैं WC बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उम्मीद है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए उसके बाद प्रथम पार्षद अध्यक्ष ये आपको दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी उन्होंने वही थे जिन्होंने आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके जो पुस्तक है उसको लिखे थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रथम जो आपको कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो क्या कहेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद है आपको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो ये आपको जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। अब यहाँ से एक बात आती है कि ये लोग कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे यह समझिए। तो देखिए तो कांग्रेस का जो आपको 1885 में जो अधिवेशन हुआ था बम्बई, उस बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन जानते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है वो आपको 1800 क्या जानते हैं कि आपको 86 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए दादा भाई नौरोजी 1886 में। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपको मद्रास में, वहाँ पे ये क्या बनते हैं कि आपको अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद जॉर्ज यूल यह आपको 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपको इलाहाबाद में, उसमें ये क्या बनते हैं कि आपको अध्यक्ष बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अब इसी में हम पूछ देंगे कि स्वतंत्रता से पहले कौन कौन महिला जो है वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए तो स्वतंत्रता से पहले आपको 3 महिला जो है साथियों वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। देखिए तो एक महिला का नाम याद रखेंगे आप, सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। तो देखिए तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनती है वो आपको कब बनती है जानते हैं? तो आप याद रखेंगे 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 25 में। क्या है? 25 में कानपुर में। कहाँ बनती है? कानपुर अधिवेशन में। देखिए उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि कांग्रेस के और महिला कौन कौन अध्यक्ष बनी थी। तो इसमें आपको एक नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। किनका नाम याद रखेंगे? एनी बेसेंट। तो साथियों ये जो एनी बेसेंट है ना ये आपको कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। कहाँ? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है एक महिला जो बनी थी 1933 में, ठीक है ना, आपको कलकत्ता अधिवेशन में ही, उनका नाम है नैली सेन गुप्ता। क्या नाम है उसका? नैली सेन गुप्ता। और साथियों ये जो नैली सेन गुप्ता है ना यह आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1933 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए और ये प्रश्न जो है आपको NTPC 2016 में पूछा गया था कि आपको स्वतंत्रता से पहले कौन कौन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले जो बनी थी एनी बेसेंट, तो यानी कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो आपको एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, ठीक है ना। और इसी में पूछेंगे कि वह महिला जिसका जन्म भारत में हुआ और वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो वह आपको सरोजिनी नायडू जो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। उसके बाद नैली सेन गुप्ता यह तीसरी महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी आज़ादी से पहले, आपको कब जानते हैं? 1933 में। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही आपका प्रश्न गढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्या कहोगे? WC बनर्जी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ाया गया सारे के सारे चीज़ होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए ये प्रश्न आप लोग समझ गए ना। चलिए जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहाँ हम देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आइए यहाँ पे आ जाइए। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उपराष्ट्रपति की, ठीक है ना। देखिए सभी लोगों को दिख रहा होगा। कह रहा है क्या कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे। ऑप्शन कह रहा है बीबी गिरी,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना, उसका डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद आपको शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये क्या हुए थे जानते हैं कि आपको उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको चुने गए थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उपराष्ट्रपति पद पर जो इनका कार्यकाल है 1952 से 1962, और इन्हीं के जन्मदिवस पर क्या होता है जानते हैं कि हमारे भारत में जो होता है वो आपको टीचर्स डे जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है 5 सितंबर को। 3 चीज़ों को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बीवी गिरी। तो देखिए, बीवी गिरी जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो आपको बीवी गिरी थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा जाकिर हुसैन। तो आप याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति क्या है? भारत के प्रथम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आज साथियों ये जो जाकिर हुसैन है, एक बात और याद रखिएगा, पद पे रहते हुए क्या है? पद पर रहते हुए क्या है? रहते हुए क्या जानते हैं? मरने वाले पहले ये क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। मतलब कि पद पर रहते हुए क्या है कि मरने वाले जो पहले आपको क्या है कि प्रेसिडेंट थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और राष्ट्रपति के पद पर इनका कार्यकाल जो था 1967 से 1969 था। और इन्हीं की मृत्यु के बाद क्या हुआ था जानते हैं कि प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो आपको बीवी गिरी, ठीक है ना, क्योंकि बीवी गिरी उस समय देश के क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए, तो यहाँ से कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, इसे भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, एक में आप याद रखिएगा कि भारत के प्रथम जो है आपको राष्ट्रपति क्या है? प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना। देखिए, ये सब पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम बार बार आपको चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, तो प्रथम राष्ट्रपति पूछेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कॉमन क्वेश्चन है उसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपको प्रथम उपराष्ट्रपति क्या है? प्रथम उपराष्ट्रपति, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या कहेंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका मतलब हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न एक और आएंगे, क्या जानते हैं कि आपको प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, तो प्रथम कार्यवाहक अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आपको कौन हो जाएंगे जानते हैं? तो आपको बीवी गिरी, बराह गिरी, वेंकट गिरी। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएंगे कि बताइए कि हमारे देश के जो प्रथम क्या थे जानते हैं कि आपको महिला राष्ट्रपति वो कौन है? तो देखिए, तो यहाँ से याद रखिएगा, प्रथम महिला क्या है? प्रथम महिला, ठीक है ना साथियों, आपको राष्ट्रपति। तो देखिए, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल। क्या कहेंगे? प्रतिभा देवी सी पाटिल। तो इनको आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो देखिए, तो देश के जो पहले आदिवासी राष्ट्रपति है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू, यानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत के क्या है कि आपको राष्ट्रपति है, और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कब बनी थी? 2022 में। तो 2022 से लेके अभी तक जो है इनका कार्यकाल जो है वो आपको जारी है। 3 चीज़ों को याद रखिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आपको पीएम देश के। तो देखिए, तो प्रथम पीएम देश के जो है आपको पंडित नेहरू। क्या है? पंडित नेहरू। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से पूछा जाएगा प्रथम उप प्रधानमंत्री। क्या है? प्रथम उप प्रधानमंत्री। देखिए, ये हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो आपको सरदार पटेल। क्या कहेंगे? सरदार पटेल। देखिए, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। प्रथम कार्यवाहक आपको प्रधानमंत्री। तो देखिए, तो प्रथम कार्यवाहक क्या है? कार्यवाहक पीएम। तो वो हो जाएंगे आपको गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। क्या हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री में बात आएगी तो आपको राजीव गांधी के। तो कितना बताया, बहुत सारा जो है आपको चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा साथियों इन चीज़ों को आपको याद भी रखना होगा। देखिए, प्रथम महिला आपसे पूछेंगे कि बताइए राष्ट्रपति, तो आप क्या कहोगे? तो प्रतिभा देवी सी पाटिल। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्या कहिएगा? तो आपको द्रौपदी मुर्मू, मतलब पहले ये आदिवासी राष्ट्रपति है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा। प्रथम आपको प्रधानमंत्री, तो क्या कहेंगे? तो आपको
यानी कि पंडित नेहरू। उसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो वो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको राजीव गांधी। तो इसी में पूछ लिया जाएगा कि देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो बने थे वो आपको कौन बने थे, ठीक है ना, तो वो आपको मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी भी प्रधानमंत्री बने थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और इसी में पूछेंगे प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री साथियों, तो वो जाएंगे आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि मेरे सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रथम आपको राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए प्रथम पूछेंगे विधि मंत्री। चलिए प्रथम शिक्षा मंत्री, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो देखिए तो प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइए तो मौलाना अबुल क्या है, मौलाना अबुल कलाम क्या है, कलाम आज़ाद। यह हमारे देश के क्या थे जानते हैं कि आपको पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम विधि मंत्री पूछेंगे तो वहाँ से आपको बता देना है कि आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते थे। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है आप इसे अपने नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न करें हमारा क्या, देखिए कि 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आपको आंदोलन था वो आपको कौन था। तो देखिए तो 1942 की बात हो रही है। तो 1942 में गांधी जी के द्वारा आपको जो आंदोलन चलाया गया था वो था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों 1942 से लेके 1900 कितना तक जानते हैं, आपको 44 तक चला था। और ऊपर जो देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आपको गांधी जी के ही द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, 1930 से 31, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है जानते हैं कि आपको 31 से नहीं 32 से फिर 34 में इसको क्या किया जाता है कि आपको चलाया जाता है। तो 1932 से 1934 तक दूसरे टर्म में जो है वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। उसके बाद है आपको स्वराज आंदोलन। क्या है, स्वराज आंदोलन। तो ये समय समय पर क्या था कि आपको चलता रहा। उसके बाद है नमक आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा 1930 में ही 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा के साथ शुरू किया गया था। और आपको 6 अप्रैल 1930 को जो है आपको नमक सत्याग्रह को जो था वो आपको क्या किया गया था जानते हैं कि नमक कानून बनाकर जो था आपको इसको तोड़ दिया गया था। और इसी के बाद जो होता है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होते हैं कि आपको शुरू होते हैं। तो डांडी यात्रा को टोटल मिलाकर जो है आपको 24 दिन चला था। कितना दिन चला था, 24 दिन। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो गांधी जी के द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए गए थे जिसमें से इनके द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था, क्या था, प्रथम जन आंदोलन, वो कौन था। तो देखिए गांधी के द्वारा जो चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था साथियों वो आपको असहयोग आंदोलन था। क्या था, असहयोग आंदोलन। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि गांधी के द्वारा जो चलाया गया प्रथम जो आपको क्या था जानते हैं कि जन आंदोलन वो कौन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है आपको 1920 से कितना से 1920 से 1922 तक जो था वो आपको चला था। और आपको चौरी चौरा कांड के बाद, किसके बाद, चौरी चौरा कांड के बाद जो था इस आंदोलन को क्या होता है कि आपको वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ से बात है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपको 5 फरवरी 1922 को। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम है आपको ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम है उसका, ऑपरेशन, ठीक है ना, जीरो आवर। क्या है, जीरो आवर। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑपरेशन जीरो आवर है जो है वो आपको किसने चलाया था, तो आपको अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है, तो आपको आगा खां पैलेस में। ऐसा आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए और हिस्ट्री पॉलिटिकल जो होता है ना वो आपको जुड़वा भाई होता है। क्या होता है, जुड़वा भाई। ऐसा समझ लीजिए इसके क्वेश्चन इसमें आएंगे, इसके क्वेश्चन जो है आपको इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न करा है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था, तो आप क्या कहोगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आगे होंगे। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको कैद करके कहाँ रखा जाता है, तो आगा खां पैलेस में इनको नजरबंद कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि
भारतीय संविधान के किस भाग को क्या है कि आपको संविधान की जो है आपको आत्मा जो है वो आपको कहा गया है। देखिए प्रश्न आपका यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की जो है वो आपको आत्मा कही गई। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्रस्तावना। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं उद्देशिका। क्या कहते हैं? उद्देशिका। और इसी को जीवनसाथी.com की भाषा में बोलते हैं साथियों प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। ठीक है ना। तो देखिए तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है ना साथियों वो आपको किसको कहा जाता है जानते हैं? तो आपको प्रस्तावना को। ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप प्रस्तावना, यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है। तो देखिए तो प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। ये जो प्रस्तावना है ना साथियों यह आपको अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या है कि आपको प्रेरित है। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से। फिर पूछेंगे कि सर ये जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से प्रेरित है भारतीय संविधान में। तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है ना। संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संविधान का परिचय पत्र क्या है? परिचय पत्र किसे कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और इसी संविधान की प्रस्तावना को के मुंशी जो था भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। क्या कहा था? भारत की राजनीतिक क्या है? राजनीतिक क्या जानते हैं? जन्म कुंडली जो थे वो आपको कहते। तो यहाँ से एक बात आती है, ठीक है ना। देखिए कुंडली वहाँ पे गलत लिखा गया है, आप इसे सुधार लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये कॉमन चीज़ सब है साथियों, इसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो देखिए भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो देखिए तो ये जो आपको प्रस्तावना है ना भारतीय संविधान में वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर यह क्या है कि आपको आधारित है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि प्रस्तावना से संबंधित जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे आप उसे बता देंगे। तो देखिए तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को बहुत कुछ बनाने का जो है वो आपको बात कहा गया है, ठीक है ना। जैसे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जो है आपको बात कही गई है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, क्या देख रहे हैं? मौलिक अधिकार। यह किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में साथियों यह भी आपको अमेरिकी संविधान से क्या है? प्रेरित है। लेकिन इसकी चर्चा जो है संविधान के, हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद जो है वो आपको 12 से 35 में, किस में है? अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की जो है वो आपको चर्चा जो है आपको की गई है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों यह आपको आयरलैंड से, कहाँ से? आयरलैंड से क्या है कि आपको प्रेरित है। और ये जो आयरलैंड है ना, ठीक है ना, इसी से संविधान में जो है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया। और इसकी चर्चा जो है आपको भाग 4 में और अनुच्छेद कहेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपको 36 से 51 में। किस में है? 36 से 51 में। तो देखिए तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में लेने के पीछे कारण क्या था। तो यह था आपको भारत को लोक कल्याण, क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसीलिए क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में जो है संविधान निर्माताओं ने क्या किया था कि आपको आयरलैंड के संविधान से क्या किए थे जानते हैं? कि आपको ये जो देख रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है ना। क्या है? डीपीएसपी। उसको क्या किए थे जानते हैं? कि आपको लिए थे। जबकि फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। फिर यहाँ से प्रियम्बल आएगा तो प्रियम्बल भी जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जबकि प्रियम्बल की भाषा आएगी तो वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र और भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है वो आपको कहा जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये व्यक्ति जो कहते हैं आपको कौन जानते हैं? के मुंशी। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहते हैं ठाकुरदास भार्गव ने। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र, क्या है? परिचय पत्र है, वो आपको कौन कहते हैं? तो वो आपको पालकी नानी वाला जो है उसने कहा था, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 29 नंबर प्रश्न है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। और जहाँ से भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बताएंगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके, ठीक है ना। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी, ठीक है ना,
भारत की 7 बहनों में जो है वो आपको शामिल नहीं है। क्या है? शामिल नहीं है। देखिए पहले इसका हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में क्या है कि आपको शामिल नहीं है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर उत्तर पूर्वी में क्या को राज्य आते हैं? तो देखिए उत्तर पूर्वी में आपको 8 राज्य आएंगे। कितने राज्य आएंगे? 8 राज्य। देखिएगा उसमें आपका नागालैंड है या नहीं है, ये भी देखिएगा। उत्तराखंड है या नहीं है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य। देखिए कौन कौन आते हैं, तो इस बार हम लाइन से पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगर मानचित्र आपको याद होगा आप सीधे चले जाइए पूरब में। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो आएगा नागालैंड, क्या है? नागालैंड। उसके नीचे जो है वो आपको मणिपुर, क्या है? मणिपुर। मणिपुर के जो आपको नीचे हो जाएंगे वो आपको कौन जानते हैं? मिजोरम, क्या है? मिजोरम। मिजोरम के बाद हो जाएगा आपको त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। फिर यहाँ पे असम या मेघालय कोई भी रख सकते हैं, असम। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको मेघालय, ठीक है ना। मेघालय के बाद क्या हो जाएगा तो आपको सिक्किम। तो देखिए तो ये सभी जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। तो इसमें सिक्किम को छोड़ दीजिए, बाकी इन सभी राज्यों को क्या होता है कि भारत में 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। और इन राज्यों को, ठीक है ना, याद रखिएगा सिक्किम के छोड़कर बाकी जो इधर 7 राज्य है, देखिए पूर्वोत्तर भारत में आपको 8 राज्य आएंगे, लेकिन ये जो 7 राज्य देख रहे हैं सिक्किम को छोड़कर, इसको क्या होता है कि भारत में 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 बहनों का क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो ये जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, इन पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनों का राज्य जो कहा था, कौन कहा था? तो एक पत्रकार थे जिनका नाम था ज्योति प्रसाद, क्या जानते हैं? सैकिया। क्या है? ज्योति प्रसाद सैकिया। इन्होंने ही भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के 7 बहनों का क्या कहा था कि आपको राज्य कहा था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए ये जो नागालैंड है इसकी राजधानी क्या है? याद रख लीजिएगा कोहिमा। क्या है? कोहिमा, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी तो आपको आइजोल। देखिए सब छोटा छोटा चीज़ सब है, लेकिन ये सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेघालय की राजधानी कहेंगे साथियों तो आपको शिलोंग, क्या हो जाएगा? शिलोंग, ठीक है ना। कहाँ है? शिलोंग, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको उत्तराखंड, इसकी राजधानी जो है वो आपको देहरादून। कहाँ है? देहरादून है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको मणिपुर, तो साथियों मणिपुर की राजधानी जो है वो आपको इम्फाल है। कहाँ है? इम्फाल है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का बताया ईटानगर, ठीक है ना। ये जो मिजोरम है तो मिजोरम की जो राजधानी है बता दिए आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो आपको अगरतला है। कहाँ है? अगरतला है। असम की राजधानी वो आपको दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। मेघालय शिलोंग हो गया। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। तो देखिए तो राज्य राजधानी आप कहिएगा सर जी ये तो एकदम ईजी है, इसे आप क्यों पढ़ाए, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी यार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आप पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है उसकी राज्य राजधानी में आप लोग फंस जाते हैं। तो वहीं 30 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो आपको उत्तराखंड शामिल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्या कहते हैं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।